जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का नई भर्ती आने वाला है, जिसमें टोटल पोस्ट रहेगा 21,391। तो अगर उस बहाली में आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए और सही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन बेहद ही आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पैटर्न बताता है कि किस पैटर्न से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें हम पिछले 12 वर्षों में जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। टोटल हम 22 सेट देखेंगे। इस वीडियो में हम 12 जनवरी 2020 में जो प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल, जिसमें टोटल पोस्ट 11,880, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर समरी देख लेते हैं कि लगातार कैसे वीडियो आएगा, किस प्रकार से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी दिया गया है और किस एग्ज़ाम का ये पेपर है आप देख सकते हैं। इस सब का डिस्कशन हम करने वाले हैं। लगातार वीडियो आपके पास आएगा। इस वीडियो में हम केवल ये डिस्कशन करेंगे जो यहाँ पर 12 जनवरी 2020 फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इस पेपर का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डेट देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2020 था। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। आप जब टोटल क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा अनुमान लग जाएगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम में पेपर आता है और उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और डी है पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जब गति एक समान रहे तो वेग समय का आलेखन क्या होता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं और वेग ऊपर रहेगा, समय नीचे रहेगा। और इस प्रकार से अगर समान वेग रहेगा, समान गति रहेगा तो उस टाइम त्वरण है जो कि शून्य हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारी जल का अनुभार क्या होता है। 20, 22, 18 और 19। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है और यहाँ पर जो डी होता है इसका अर्थ होता है ड्यूट्रियम। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और डी का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 2 होता है। ऐसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन डी का परमाणु द्रव्यमान है जो कि 2 होता है। जो डी है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो यहाँ पर D2O है, तो यहाँ पर एक डी के लिए 2 परमाणु द्रव्यमान हो गया। यहाँ पर 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा। आप प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 4 और 16 कितना हो जाएगा 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि फॉर्म ए न्यू वर्ड्स फॉर्म द फ्लोइंग से वर्ड्स बाय यूजिंग ए अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। यहाँ पर एबिलिटी है। एबिलिटी में यहाँ पर कौन सा सूटेबल प्रीफिक्स का उपयोग होगा आपको बताना है। इन, ऑन, ML विथ। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एबिलिटी मतलब होता है योग्यता और एबिलिटी में यहाँ पर EN जोड़ दिया जाएगा पहले प्रीफिक्स, तो ये हो जाएगा इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब होता है अयोग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इन का प्रीफिक्स यहाँ पर ऐड होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पूर्व मानसून के उत्तर पश्चिमी मानसून से और बंगाल की खाड़ी में अवनमन से। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं का अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जितने भी यहाँ पर तत्व है सभी प्रथम वर्ग के तत्व है और प्रथम वर्ग के तत्व ये सब क्षार धातुएं है और इसका जो अपचायक सामर्थ्य होता है ये घटते क्रम रहता है। जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे ही घटते क्रम जाएगा।
सबसे अधिक लिथियम को होगा और सबसे कम ये CS को होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होता है? बल ऊर्जा का, बल त्वरण का, वेग चाल का और वेग दूरी का। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होता है? तो देखिए, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा के सही मात्रक जूल होता है, बल का सही मीटर न्यूटन और त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और चाल का भी होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, इससे आप अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन का आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने की बहने की दिशा क्या होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने की बहने की दिशा क्या होती है? तो देखिए, इसको समझते हैं। यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध में पौने बहती है वो इस तरह बहती है, तो यानी दक्षिण से पूरब की ओर जाती है और फिर यहाँ पर उत्तर से पश्चिम की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? दक्षिण से पूरब और उत्तर से पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और मणिपुर में। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 2001 से लेकर 2011 तक जो जनगणना था, जो दशक था, इसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक किसमें था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेघालय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। लगभग इसमें 27% जनसंख्या में वृद्धि हुआ था और भारत का औसत वृद्धि कितना था? तो 17%। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक थे? लॉस्की थे, आइजिया बर्लिन थे, रूसो थे, मार्क्स थे। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो ये आइजिया बर्लिन थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों के वसूल के लिए जिम्मेदार था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों के वसूल के लिए जिम्मेदार था? समाहर्ता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसे चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? 1683, 1678, 1688, 1698। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था? ये 1688 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। यहाँ पर 13 नंबर है जो कि हिंदी का प्रश्न है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। यहाँ पर चाचा है जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे कौन सा विशेषण बनेगा आपको बताना है। चाची, चारा, चचेरा और चाचा का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी चचेरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या होता है? प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन। बताइए यहाँ पर आसमान का जो नीला रंग दिखाई देता है ये किस कारण से होता है? तो देखिए, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होता है। 7 रंग में सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी कलर का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन होता है वो लाल कलर का होता है। तो सबसे अधिक बैंगनी कलर के प्रकीर्णन के कारण ही उसका रंग है जो कि नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF
डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न से मैक्सिमम कैंडिडेट कन्फ्यूजन में रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों है, और न तो भौतिक और न ही रासायनिक है। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से कैसा परिवर्तन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसके जो वास्तविक गुण होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, बाकी केवल उसके अवस्था में ही परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन है ऐसा परिवर्तन जो कि पुनः उसकी उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर जलना का है, मोमबत्ती का अगर जलना का है तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगर मोमबत्ती का पिघलना का है तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ। 1973 में, 1974, 1975, 1976। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1974 ईस्वी बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 17वां प्रश्न है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु और कवक। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एड्स एक कैसा है रोग। तो यह एक विषाणु जनित है। HIV वायरस के द्वारा एड्स है जो कि होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दावा एक पीड़ाहारी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सी है जो कि एक पीड़ाहारी दवा है। तो लोवल्स जीन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ तक आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और शेयर कर दे और कमेंट करिए कि आप लोगों को सेशन ये कैसा लग रहा है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। पादप, हिरन, शेर और जीवाणु। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं जो अपना भोजन जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए पादप जीवों पर यानी पेड़ पौधा पर आश्रित रहते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे हिरन है जो कि घास फूस पेड़ पौधा यही सब खाते हैं, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता है। जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता तथा उत्पादक पर आश्रित रहता है। और जो तृतीय रहता है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता पर आश्रित रहता है, उसे तृतीयक कहते हैं। यहाँ पर देखिए पादप जो है, पादप एक उत्पादक है और जीवाणु है जो कि एक अपघटक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है जो कि इंग्लिश से है, ध्यान से इसको देखिएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी यहाँ पर दिया गया है एक्टिव में सेंटेंस दिया गया है, इसको पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। बताइए यहाँ पर रियल इसका पैसिव क्या है। तो देखिए एक्टिव से जब पैसिव में आप चेंज करते हैं तो वन हट जाता है, और ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट रहता है वो न्यू सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट रहता है वो न्यू ऑब्जेक्ट के रूप धारण कर लेता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हट जाएगा। जब एक्टिव से पैसिव हम कन्वर्ट करते हैं तो वन से हट जाते हैं सारे। तो प्रॉमिस यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रॉमिस नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये नहीं है, डी इसका नहीं होगा। उसके साथ देखते हैं प्रॉमिस। तो ये 3 गो ऑप्शन में है A, B, C। उसके बाद प्रॉमिस के बाद यहाँ पर शुड देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक्जुडली वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो शुड का प्रयोग किया जाएगा, और शुड यहाँ पर है तो देखिए इसमें वेयर का प्रयोग किया गया है और इसमें सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोमिस शुड बी केप्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है सरकारी व्यय में वृद्धि, कर में वृद्धि, निवेश में कमी और आयतों में वृद्धि। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सरकारी व्यय में वृद्धि द्वारा ये दूर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है। कल, निशा, व्याधि और अवधि, यानी ऐसा आपको शब्द को चुनाव करना है जिसका अनेक अर्थ यानी समानार्थी शब्द अनेक हो, उसका अनेक अर्थ निकलता हो, आपको बताना है। तो यहाँ पर निशा है जिसका अनेकार्थी शब्द है यानी इसका समानार्थी शब्द अनेक शब्द इसका अर्थ निकलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर है जो कि जो अंडरलाइन यहाँ पर वर्ड किया गया, ये एक फ्रेज है। फ्रेज के वर्ड पे यहाँ पर कौन सा वर्ड का प्रयोग, एक वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिया कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन द लव विथ हर। यहाँ पर जो अंडरलाइन जो वर्ड है इसके लिए एक वर्ड का प्रयोग करना है, तो इसका अर्थ होता है ओवर हेड एंड ईयर्स संपूर्णतः। इसका अर्थ हिंदी में होता है संपूर्णतः, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर कम्प्लीटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी युग का है। मैथिली शरण गुप्त, जायसी, नागार्जुन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए मात्र 4 ही छायावादी कवि है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 4 में कौन कौन सा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और एक का नाम भूल रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि वो चौथा छायावादी कवि कौन सा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 3 याद है, एक भूल रहे हैं। आप जल्दी से कमेंट करिए वो चौथा व्यक्ति कौन है। 25वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी सिंह। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यानी यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसके कुछ रूल होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर पहले देखा जाता है यहाँ पर कि सब्जेक्ट के बाद कैसा वर्ब का प्रयोग किया गया है, V2 है या V1 है। उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद वाला जो सेंटेंस रहता है क्वेश्चन मार्क है कि नॉर्मल सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी, तो सी हो गया सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट यहाँ पर सभी में सी है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसके लिए यहाँ पर सेड के बदले क्या प्रयोग किया, तो एक्सलेम विथ जॉय। जॉय क्यों यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, कि हुर्रा, हुर्रा एक इंडिकेशन दे रहा है खुशी के लिए, तो यहाँ पर जॉय हो गया। तो सी एक्सलेम विथ जॉय यहाँ पर सभी में है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग होगा जो कि सभी में डैट है। उसके बाद यहाँ पर आई है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आई है, आई के बाद हैव है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर आई के बदले क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो सी होगा। तो यहाँ पर देखिए सी किस में है, तो यहाँ पर आई है। बाकी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी यहाँ पर सी हो गया। यहाँ पर देखिए हैव है, तो हैव के लिए क्या प्रयोग होगा, तो हैव के लिए हैड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए हैज का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी एक्सक्लेम विद जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे जो कि हमेशा आपको याद रहेगा। यहाँ पर जो दिया गया है इसका इकाई अंक आपको बताना है। इसको हल करने के बाद इसका इकाई अंक क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसके लिए ट्रिक होता है, जो पावर आता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं और जो उसका शेषफल आता है और इसमें जो इकाई अंक रहता है, जैसे इकाई अंक यहाँ पर 7 है उसके पावर वो कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 245 है, 245 में हम कितना 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद से कितना हो जाएगा 6 चौका 24। उसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा और 5 यहाँ पर 6 कम 6 यानी 4, यानी 1 यहाँ पर शेषफल बचा।
यहाँ पर इकाई क्या है तो 7 है, 7 के पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1 यानी 7 ही रहेगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है, यानी एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरे तरफ उसका देश है, क्या उस औद्योगिक क्षेत्र उस देश में है कि नहीं, आपको कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है आपको यहाँ से मिलान करना है। तो ओसाका जो कि जापान में है, जापान के या मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, याद रखिएगा, तो ये सही है, बिल्कुल ए सही है। लंकाशायर ये ब्रिटेन में, ये भी सही है, ये भी है। सेलम ये भारत में है जो कि तमिलनाडु में, ये भी सही है। बर्गिम्बम जो कि ब्रिटेन में है, फ्रांस में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो कि स्तनधारी नहीं है। बाघ, व्हेल, चमगादड़ और छिपकली। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें यानी छिपकली, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर बाघ, व्हेल, चमगादड़ ये सभी स्तनधारी जीव है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए 30 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान को आपको भरना है। सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है कि सोहन से डैट इट वाज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। इसमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा, ही इज लिविंग, लिव्स और लाइव। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर टू के बाद V1 का प्रयोग होगा तो यहाँ पर लाइव हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। इसको आपको इंग्लिश में यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है। कौन सा हिंदी में इसका ट्रांसलेट सही है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। वोमेन लर्न्स इंग्लिश फास्टर देन मैन। बताइए इसका सही क्या है। तो यहाँ पर वोमेन लर्न्स इंग्लिश यानी महिलाएं हैं, वोमेन है यहाँ पर, महिलाएं लर्न्स इंग्लिश यानी महिलाएं इंग्लिश सीखती है। फास्टर देन मैन यानी पुरुषों की तुलना में महिलाएं हैं जो कि जल्दी इंग्लिश सीखती है। इस प्रश्न का आंसर होगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्द सीखती है। पुरुष तो यहाँ पर महिलाएं जल्दी सीखती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। 1848 में, 1870, 71 और 75। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए फ्रांस और पेरिस कम्यूनल की स्थापना कब हुआ था, तो 1871 इसमें। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सद्गुण रूपों की आस्था रखते थे। रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल और गुरु नानक। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन संत ईश्वर के निर्गुण और सद्गुण रूपों में आस्था रखते थे, तो कबीरदास। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इनके द्वारा एक लिखा गया था बीजा को, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कबीरदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था, याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। पीवीसी, टेरिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टारीन। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है, तो टेरिलीन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन था। आराम शाह, कैकुबाद, इल्तुतमिश और नसरुद्दीन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और यह गुलाम वंश के संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किए और 1210 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से इनका देहांत हो गया। उसके बाद इनके पुत्र है जो कि राजगद्दी पर बैठे, जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह अभी 10 महीना ही बैठे थे तो इसको मारकर इल्तुतमिश ने राजगद्दी पर बैठ गया था। और इल्तुतमिश है जो कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक है, जो कि माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे लिखे अक्षांशों से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं 29 डिग्री
36 मिनट उत्तर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी ये 2020 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम का यहाँ पर पूछा गया है कि मेहरुन्निसा परवेज को उस टाइम किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही जवाब है। सबसे 12 नागरिक के पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत रत्न के बाद से पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, सबसे लास्ट में पद्मश्री होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न की कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। जो कोशिका भित्ति होते हैं वो किस में अनुपस्थित होते हैं आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोशिका भित्ति होता है जो कि जंतु में अनुपस्थित रहता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ तक सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 39वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पर वेग को दुगुना किया जा रहा है तो यहाँ पर v के जगह पर क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। इसको स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 4v² हो जाएगा। तो ये 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो लिनियस के द्वारा दी गई थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है। अभियोग, अपराध, खून कर देना और चोरी करना। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो अपराध है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी देखिए 20 पेन यहाँ पर खरीदा गया है और 25 पेन को विक्रय किया जा रहा है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है जो कि मूल्य दोनों की बराबर है। तो यहाँ पर 20 हो गया CP यानी कॉस्ट प्राइस, ये बराबर कितना है? तो 25 से SP के बराबर है यानी सेलिंग प्राइस के। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो ये 5 का 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50-25। CP और SP का अनुपात कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 5:4। यानी 5 रुपया में ख़रीदा जा रहा है और 4 रुपये में बेचा जा रहा है। और जो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात किया जा रहा है वो क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5 और एक का हानि हो रहा है, अगुने में यहाँ पर हो गया 100। तो 20% कितना हो जाएगा? 100, यानी 20% के यहाँ पर हानि हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, यह भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको बारीकी से ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 1 से 75% मामलों में वाई है, जो कि 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय परीक्षता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 से जो कि 75 मामलों में सच बोलता है, तो अगर इसको हम परसेंटेज को परीक्षता यानी भिन्न में इसको कन्वर्ट, यहाँ पर परसेंटेज में इसको भिन्न में कन्वर्ट करता है, तो x का प्रयोक्ता कितना हो जाएगा? तो 75 को यहाँ पर भिन्न में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 75/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर तो सच बोलने के प्रयोक्ता को x से डिनोट करते हैं और सच नहीं बोलने के प्रयोक्ता को x डैश से डिनोट करते हैं। x डैश का मान कितना हो जाएगा? तो 1 में से जब माइनस करेंगे 3/4 को तो 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। यानी सच नहीं बोलने का प्रयोक्ता कितना हो जाएगा? 1/4। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सच बोलने के प्रयोक्ता प्लस में सच नहीं बोलने का प्रयोक्ता बराबर 1 होता है। अब y का सेम ऐसा ही ज्ञात कर लेते हैं। y का सच बोलने का प्रयोक्ता 80 है, इसको अगर बट्टा में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4/5 हो जाएगा। और सच नहीं बोलने का प्रयोक्ता कितना हो जाएगा? तो y डैश बराबर 1 में से माइनस करेंगे 4/5 तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा हमेशा कि समान तथ्य को बताते समय प्रयोक्ता क्या होगी जब दोनों एक दूसरे का विरोधाभास। जैसे जब भी पूछा गया तो इसके लिए हो जाएगा सूत्र x गुने y डैश, अब प्लस में कितना हो जाएगा? y गुने x डैश। इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। इसको इस वैल्यू पर पुट करके
और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसको पुट कर देते हैं, आप केवल इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चौवालीसवां प्रश्न है आपके सामने कि गणनावाचक उपयुक्तता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उपयुक्तता का गणनावाचक माप बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है, अंग्रेजी से है कि चूज द करेक्ट सिंथेटिक्स ऑफ द फ्लोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कंबाइन द टू द फ्रॉम वन सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐड करना है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 45वां प्रश्न का सही क्या है। तो दिस राज हु इज माई कॉजन, यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है, यानी दिस इज राज, यह राज है और वह मेरा भाई कॉजन है। तो यहाँ पर हु से ऐड किया गया है, तो दोनों सिंपल सेंटेंस मिलकर एक बना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का चयन होता है। तो कर्मवाच्य में द्वारा लगा रहता है, तो इसमें देखते हैं किसमें द्वारा नहीं है। सी और डी यहाँ पर कट जाएगा, इसमें द्वारा नहीं है। बाकी यहाँ पर ए और बी को देखते हैं, तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती है और ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। बी यहाँ पर सटीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 के 1 में, अनुच्छेद 220, 210 और 140। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न है आपके सामने, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है n × n+1 × n+2/6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। रामनाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, श्यामनाथ मंगेशकर और आदिनाथ मंगेशकर। बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो दीनानाथ मंगेशकर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि 2001 में बिहार की साक्षरता दर पंजाब से कम थी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 2011-12 में बिहार की गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब से अधिक था, बिल्कुल सही जवाब है। सी भी सही है, इसका गलत है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा था, तो इसमें हम 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें हम 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। सेशन आपको यहाँ तक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।